अच्छा जी, अब जो है अब हम कंजम्पशन फंक्शन के डायग्राम से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बिफोर वी कंटिन्यूइंग द डायग्राम एक्सप्लेनेशन हम जो है ज़रा सा पिछला एक रिव्यू ले लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड ऑन इनकम, और इनकम के दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाए भी हैं। y = c + s, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम के दो ही पैरामीटर हैं, यानी कि इनकम के दो ही काम होंगे, या तो आप उसको खर्च करेंगे या आप उसको सेव करेंगे। 100% आप सेव करेंगे ना 100% आप खर्च करेंगे, ये उसूल याद रखिएगा। आप कुछ ना कुछ खर्च भी करेंगे और कुछ ना कुछ सेव करेंगे। तो कंजम्पशन फंक्शन ये बता रहा है कि मैन आर डिस्पोज एज द रूल दैट इफ इनकम इंक्रीजेज, आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से इनकम इंक्रीज हुई है। जैसा आप ये देखें, डिस्पोजेबल इनकम आपकी नेशनल इनकम आपकी बढ़ती जा रही है और आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है। अब हम ये शेड्यूल में मिटा देता हूँ, डायग्राम है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है आपको, इसके आपको नंबर भी मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ शेड्यूल किया और डायग्राम बना दिया और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी तो बहुत कभी उम्मीद है, चांसेस हैं कि आपके नंबर जो हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टिकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर ये याद कैसे करें। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन जो होती है याद नहीं की जाती, समझी जाती है और अपने वर्डिंग्स में उसको आपने लिख दी। अगर आप एक्सप्लेनेशन याद करने बैठ जाएं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी काफ़ी। एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा है PLAIN नहीं आता, एक्सप्लेनेशन होती है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें देखें कि ये डेफिनेटली जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है x होता है और जो वर्टिकल एक्सेस होता है वो y होता है। तो OX एक्सेस एंड OY एक्सेस ये क्या शो कर रहा है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम शो कर रहा है रुपीज इन मिलियन, और OY एक्सेस शो कर रहा है कंजम्पशन। अल्टीमेटली ये भी रुपीज इन मिलियन ही शो कर रहा है। अच्छा, अब आप लिख सकते हैं in the above diagram OX shows national disposable income and OY axis shows consumption। इस जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं इसको हम B पॉइंट कह देते हैं ताकि हम डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में इजीली हो जाए। As national disposable income increases from 0 to 100 and 200 and 300 on x-axis and at the same time consumption also
increases from 50 to 100 to 150 and 200 in last। यानी कि हमने ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपकी नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है और वाई एक्सेस पे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। फिर हम लिखेंगे एट स्टार्ट कंजम्पशन इज अबव ऑन इनकम, क्योंकि हमने बात कही थी कि आपकी इनकम जो है वो तो है ज़ीरो, लेकिन कंजम्पशन आपकी ज़ीरो नहीं है, कंजम्पशन आपकी जो है वो 50 है। तो आप कहीं से भी चोरी करें या आप मांगे भी कि आप अपने रिश्तेदारों से मांगे, आपकी कंजम्पशन तो बहरहाल होगी। तो वो कह रहे हैं कंजम्पशन तो होगी, इसलिए वो कंजम्पशन का डायग्राम की जो लाइन है वो स्टार्ट में डेफिनेटली क्या होगा, वाई से अबव होगी। इसलिए मैंने एट स्टार्ट कंजम्पशन is above on income and at point B both are equal, that is 100 in million। और कह रहे B पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए, आपकी कंजम्पशन भी और आपकी इनकम भी, जो कि बी पॉइंट पे 100 है। एज नाउ इनकम मूव्स अबव ऑन कंजम्पशन लाइन, कह रहे हैं अब जो है इनकम जो है मूव्स हो रही है कंजम्पशन लाइन से अबव, एंड कंजम्पशन लाइन गोज डाउन, और कंजम्पशन लाइन जो है नीचे की तरफ जाएगी। द डिफरेंस between Y and C shows saving and thus proves law of consumption। देखें अब वो यही पैराग्राफ में बता रहा है कि बी पॉइंट के बियॉन्ड पे वाई जो है आपके ऊपर चली गई और सी जो है आपकी बिल्कुल वाई के नीचे आएगी, और जो डिफरेंस है वाई और सी का वो सेविंग्स शो कर रहा है आपको, और ये प्रूव हो गया कंजम्पशन, लॉ ऑफ कंजम्पशन जो हमने पढ़ रहे हैं। अब लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया लिखवाया आपको कि इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन उस हिसाब से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ी है। तो अल्टीमेटली वो जो रेशो कम है कंजम्पशन बढ़ने का वो सेविंग साइड पे चला जाएगा और आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एपीसी और एमपीसी के एक शॉर्ट डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है बाज़ दफ़ा कि बताएं एपीसी और एमपीसी की डेफिनेशन बताएं, और 10 नंबर वो कह रहे तो आपको सिर्फ 2 लाइनें तो नहीं लिखनी होंगी, अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा, आपको ये पूरा डायग्राम और शेड्यूल वगैरह भी बनाने होंगे ताकि आप अपने 10 नंबर को अच्छी मैक्सिमम गेन कर सकें। Average propensity to consume, if we divide consumption
on income, we get APC. It is symbolically represented as in other words, it's simply the average of the power to consume. अच्छा, इसके बाद marginal propensity to consume if we divide the change in consumption with change in income, so we get MPC. It is symbolically represented as delta C upon delta Y. In other words, it is simply the differences of pattern to consume over income. बहरहाल ये याद रखिएगा कि ये दोनों डेफिनेशन लिखकर फिर आपने उसका शेड्यूल और कोशिश करें डायग्राम बना दीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह 10 नंबर में से मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात याद रखिएगा, ये आपके नेक्स्ट जो हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे उसमें बड़ा काम आएगा। नोट, MPC and APC आर पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नहीं होते, एंड MPC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0। ये याद रखिएगा, MPC जो होगा ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और MPC हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 0 होगा, यानी कि ये इसके दरमियान ही रहेगा, ना 1 हो सकता है ना MPC 0 हो सकता है। ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा
डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, इसके क्या मायने होते हैं? इसके मायने ये होते हैं कि आप कंजम्पशन कब करेंगे, यानी कि जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो क्या कंजम्पशन ऐसी हो जाएगी? कुछ फैक्टर्स होंगे जो अगर पॉजिटिव होंगे तो आपकी कंजम्पशन भी अच्छी होगी, और अगर वो पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपकी कंजम्पशन कम होगी। तो वो कौन से फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। रियल नेशनल इनकम पहला आपका पॉइंट है। दूसरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तीसरा आपके पास है फिस्कल पॉलिसी। फोर्थ है आपके पास प्राइस एक्सपेक्टेशंस। फिफ्थ है आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सिक्स्थ है आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। ये 6 फैक्टर जो हैं ये जहन में रखिएगा, मे भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हम 6 को ही फोकस कर रहे हैं। आपके कंजम्पशन को डिटरमिनाइट करती है, आपके कंजम्पशन को जो है वो फोकस करती है। रियल नेशनल इनकम क्या होता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, रियल नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ आउटपुट होता है, यानी कि अगर आपके आउटपुट ज़्यादा है तो आपके मुल्क में चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। जब आपके मुल्क में चीज़ें ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली वो चीज़ें क्यों बनी है? बिकने के लिए बनी है, कोई शोरूम में दिखाने के लिए तो चीज़ें नहीं बना रहा होता। तो आपकी रियल नेशनल इनकम जब बढ़ेगी तो लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, क्योंकि इनडायरेक्टली वो लोगों की इनकम ही बढ़ी है। देखिए ना, जब आउटपुट बढ़ रही है इसके मायने कि हमने लास्ट जब नेशनल इनकम के लेक्चर में पढ़ा था तो हमने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आउटपुट बढ़ती है तो अल्टीमेटली इसके मायने कि लेबर को भी पेमेंट मिली और बहुत सारे लोगों को भी उनका हिस्सा मिल गया। ये बात तो आपने समझ ली अच्छी तरीके से। तो जब रियल नेशनल इनकम बढ़ेगी तो उसके मायने आपकी इनकम भी बढ़ गई। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन लोग ज़्यादा करेंगे। सेकंड आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या कहलाता है? देखिए एक चीज़ है कि इनकम तो बढ़ गई, लेकिन क्या वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है? अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो अल्टीमेटली मुल्क के लोगों का बेनिफिट होगा। इसकी हम मिसाल में समझते हैं। भाई बाप के पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब वो अपने बच्चों को दे ही नहीं रहा तो बच्चे खर्च क्या करेंगे? अब इसके मायने कि रियल नेशनल इनकम तो बढ़ गई, फादर के पास पेमेंट आ गई है, लेकिन अब फादर वो पेमेंट देना ही नहीं चाह रहा आगे बच्चों को, तो फिर वो हैक हो गई आपकी इनकम। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो उस इनकम बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी आप देखें कि बजट तकरीर में सिंध ने कहा कि हमें 229 अरब रुपीज़ जो है नहीं मिले, हमें इतने बिलियन रुपीज़ शॉर्टेज हुई, विफाक ने नहीं दिए। तो इसका माने कि नेशनल इनकम का इतना हिस्सा स्टक हो गया, आपके पास नहीं आए। जब आपके पास आए नहीं तो आप वो लोगों को देंगे नहीं, जब लोगों को देंगे नहीं तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो यही बात है कि वो ये कह रहा है कि इनकम जब बढ़ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बढ़ना काफ़ी नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो तो दर बेनिफिट मिलेंगे, वरना फिर आपके बेनिफिट्स में कोई इतना ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं होगी। थर्ड होता है आपके पास फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए फिस्कल पॉलिसी और एक होगी मॉनेटरी पॉलिसी। या मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट के टॉपिक्स में इसको कवर करेंगे बहुत डिटेल में।
इन शॉर्ट फिस्कल पॉलिसी डेफिनेटली आपको जो होता है नॉर्मली टैक्सेस से रिलेटेड होती है, कितनी चीज़ों पर कितना टैक्स लगाना है, कितनी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाना, ये सारा का सारा जो मटेरियल है, ये सारा का सारा जो चीज़ है, ये आपको शो कर रही होती है किस पे, फिस्कल पॉलिसी पे ये आपको शो कर रही है। अच्छा, अब ये जहन में रखिएगा कि अगर टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आपको महंगी मिलेगी। जब आपको वो चीज़ महंगी मिलेगी तो फिर आपके पास पैसे कम होंगे, तो फिर आपकी कंजम्पशन भी कम होगी। और अगर वो चीज़ टैक्स कम आ जाए तो वो चीज़ सस्ती पड़ जाएगी। जब चीज़ सस्ती पड़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे। जब आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप ज़्यादा चीज़ को खर्च कर सकते हैं, यानी कि ख़रीद सकते हैं। चौथा बड़ा अहम फैक्टर है प्राइस एक्सपेक्टेशंस, कीमतों का आप तज्जिया करते हैं। अब देखें, अभी जैसे वाटरमेलन आता है, तरबूज आता है, तो जब तरबूज आता है तो वो शुरू में ज़्यादा महंगा होगा। इसी तरह आम अगर आते हैं तो वो शुरू में ज़्यादा महंगे होंगे। अब ये बात सबको पता है कि भाई हफ्ते 2 हफ्ते बाद इनकी कीमतें तकरीबन 20% 30% डाउन पर आएंगी, तो आप ख़रीद ही नहीं रहे। भी आपने कहा बस कीमतें डाउन होंगी तो हम ख़रीदेंगे। तो ये भी बड़ी एक नॉलेज होती है जिसकी वजह से आपके कंजम्पशन फंक्शन पे फ़र्क पड़ता है कि ऑल्दो आपके पास पैसा होता है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं अभी नहीं खर्च कर रहा, कीमतें नीचे आने दें। इसी तरह गोल्ड है, अब गोल्ड अभी हाइक पर है, अभी पीक पर है, उसकी प्राइसेस काफ़ी ऊंची हैं। अब आपने कहा कि नहीं, उम्मीद है कि ज़रा से क्राइसिस आएंगे, आपको पता है इकनॉमी के ज़रा से क्राइसिस होंगे तो शायद ये गोल्ड नीचे आ जाए। अब आप उसी बात पर चले गए तो आपने वो गोल्ड स्टक, आपने जो आपने कंजम्पशन गोल्ड पे करनी है, शादियों का सीज़न है, आपने कहा नहीं अभी हम नहीं ले रहे। अब जैसी कीमत नीचे आएगी आप परचेजिंग कर लेंगे। तो प्राइस एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बड़ा अहम फॉलोअप करता है आपके कंजम्पशन फंक्शन में। फिफ्थ है आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या होंगे कि देखें, आपके पास ज़मीन है, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास दुकान है जैसा रेंट आता है, तो वो एक्यूमुलेट कर रही है, यानी कि उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, ज़मीन की कीमत बढ़ती जा रही है, शेयर्स की कीमत बढ़ती जा रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है आपके फाइनेंशियल एसेट्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी कंजम्पशन, आपके पास इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन के लिए। उसके बाद जो है और अहम लास्ट का पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। देखिए, आप चीज़ जो लेना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप वो खर्च थोड़ी करेंगे। आपको तो लेना है, कोई चीज़ जा रहे हैं तो आप वही चीज़ लेंगे ना पार्टिकुलर। लेट सपोज आपको मोबाइल की नीड है, आप मोबाइल लेने गए मार्केट में, आपकी रेंज है 20,000, 20,000 की रेंज में आपको एक जो आप चाह रहे हैं वो उस रेंज में आपको अभी नहीं मिल। दुकानदार ने कहा आप वेट करें, नया माल आने वाला है, क्या पता भी पॉलिसीज़ आए, सस्ता भी हो सकता है, या कोई बेचने आ जाए, आप वेट कर लें, नेक्स्ट वीक आ जाए या 2 हफ्ते बाद आ जाए। तो अब वो शख्स 20,000 का मोबाइल ही लेने जा रहा है। अब वो ऐसा थोड़ी करेगा कि 20,000 के कपड़े लेकर आ जाएगा, या वो 20,000 का कि चलो LED ले लो, या वो कहेगा चलो कोई और चीज़ ले आओ। नहीं, तो नॉर्मली आपको जो चीज़ लेने जा रहे हैं बाज़ार में, अगर वो नहीं मिल रही तो आप उस पैसे को होल्ड रख लेंगे और बाद में वो कारआमद चीज़ जब आपको चाहिए होगी तो आप लेंगे। ऐसा ही है ना। ये तो नहीं कि मिसाल के तौर पर भाई आपको अभी बड़ी ईद आ रही है, आपने कोई जानवर लेने जाना है, अब आपको आपके पसंद का जो है बड़ा जानवर नहीं मिल रहा, गाय बैल भैंस बछड़ा वगैरह नहीं मिल रहा आपको, तो आप ये थोड़ी कि आपको लेना ही है जब बछड़ा वगैरह है तो आप उसकी जगह 2 बकरे 3 बकरे ले लें, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो ये कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, चीज़ें अवेलेबल हों तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको एक अच्छे पाथ की तरफ जाएंगे और कंजम्पशन आपकी सही होती रहेगी ऑन द होल इकोनॉमी के लिहाज से। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, ये भी क्वेश्चन में आते हैं और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको जो है क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ जो जो पेपर के हिसाब से इस चैप्टर के लिए बड़े ज़रूरी हैं। About this chapter,
Number one is define consumption function with the help of schedule and diagram. दूसरा आपके पास आएगा write a note on APC and MPC. थर्ड आपके पास आ जाता है write a note on determinants of consumption function. चौथा आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये बहुत कम आता है लेकिन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होता है. रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड MPC. इस चैप्टर से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली आते हैं और ऑलमोस्ट इसकी जो वेटेज होती है वो 10 नंबर की होती है. तो आपको जो है इसको याद करने, इसको ग्रिप में लें. बुक्स मैंने आपको बता दी थी. बहरहाल आपको जो है इसी को भी अगर आप ग्रिप करें लेक्चर को ही, सिर्फ इसको डेफिनेटली आपको कट कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे. आप इसको जो है पॉज करके जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो शेड्यूल बनाए आप इसको कॉपी करें, इसकी प्रैक्टिस करें. तो अल्टीमेटली आप ये भी मटेरियल लिख देंगे तो ये बेस ही होगी, तो आपके लिए बड़ी बेनिफिट होगी. अच्छा, लास्ट एक सा टॉपिक जो क्योंकि पेपर में आ सकता है, रिलेशनशिप between APC and MPC. देखिए इसके पॉइंट है एज इनकम इंक्रीजेज APC as income with APC decreases, but as compared to MPC it may be decline or remains constant. देखिए वही ज़रा शेड्यूल में पिछला जो बना चुका हूँ, ज़रा सा मैं उसमें सिर्फ APC और MPC वाले कॉलम्स को रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेज पे ये 0 था, फिर ये 1 था, फिर ये 0.7 था और ये फिर 0.67 था आपका. और ये जो था फर्स्ट स्टेज पे ब्लैंक था, 0.5, 0.5 और 0.5, ये तीनों स्टेजेस पर था, ये कांस्टेंट था. तो ये उसूल याद रखिएगा. वो कह रहा है इनकम इंक्रीज होगी, APC हमेशा डिक्लाइन पर होगा. APC कांस्टेंट नहीं हो सकता. लेकिन जब अगर आप MPC की बात करेंगे तो MPC या तो डिक्लाइन पे होगा या कांस्टेंट होगा. हमने जो एग्जांपल शो की थी उसमें हमने अपने एग्जांपल को इजी रखा था और इसमें हमने उसको कांस्टेंट रखा था. सेकंड जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये है
In case APC and MPC both declines as income increases, so MPC declines more steadily या more fastly as compared to APC। कह रहा है अगर ऐसी स्टेज हो कि APC और MPC दोनों डिक्लाइनिंग पे हो, यहाँ हमने जो एग्जांपल ली थी यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ एक MPC कांस्टेंट है पर APC डिक्लाइन थी जो हमने शेड्यूल में लिखा है, लेकिन कह रहे कभी ऐसा स्टेज हो कि दोनों डिक्लाइन पे हो तो MPC डिक्लाइन स्टेडीली होगा एज कंपेयर टू APC। यानी कि आप ये कहें लेट सपोज ये डिक्लाइन हुआ तो ये हो गया 0.5, फिर ये हो गया 0.3, फिर ये हो गया 0.05। अब आप देखें APC भी डिक्लाइन पर है, MPC भी डिक्लाइन पर है, लेकिन जो बहुत तेजी से डिक्लाइन पे जा रहा है, जो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो रहा है, तो वो MPC, यानी कि MPC बहुत स्टडीली आपका डाउनफॉल की तरफ जाएगा। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है इन द लॉन्ग रन इट इज पॉसिबल that APC and MPC remains constant। देखें हमने लॉ में ये पढ़ा कि आपकी जो है इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अब इनकम दोबारा बढ़ गई, होंगे ऐसे मुल्क में अच्छे लोग या अच्छे सेठ जो बार बार इनकम बढ़ा रहे हैं जल्दी स्टेडीली, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपकी कंजम्पशन और बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी। भाई अब एक स्टेज आएगी जब आपकी सारी कंजम्पशन पूरी हो चुकी होंगी, अब आप क्या करेंगे? अब बिला वजह की तो कंजम्पशन नहीं करेंगे आप, मतलब कि आप समझे एक लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी इनकम बढ़ती जा रही है। एक स्टेज वो कहेगी इन द लॉन्ग रन इट इज़ पॉसिबल, कह रहे हैं एक स्टेज ऐसे आएगी कि आपकी APC और MPC जो होंगी वो दोनों, उनका रिलेशनशिप जो होगा वो बराबर हो जाएगा, आपस में कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर एक तरफ 0.75 है तो दूसरी तरफ भी 0.75 होगा, एक तरफ अगर 0.50 है तो दूसरी तरफ भी 0.50 होगा। ये आपको देखें, ये शेड्यूल मैंने आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ समझाया है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना। पेपर में जस्ट आप ये 3 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो अल्टीमेटली आपको अच्छे खासे नंबर उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सो आई होप कि आपको ये कंजम्पशन फंक्शन बड़े डिटेल में मैंने समझाया, समझ में आया होगा। ये बड़ा अहम फंक्शन है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से